हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू व्हाट एक्चुअली इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और उसमें प्रेजेंट मैंने आपको सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज जो उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं वो भी बता दी थी। चलो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, अगर आपके माइंड से स्लिप हो गया हो तो, वैसे होना नहीं चाहिए, और अगर स्लिप हो गया है दैट मीन्स कि आपने लास्ट वाली वीडियो प्रॉपरली नहीं देखी। देखो, अगर आप लोग लेक्चर्स को प्रॉपरली वॉच नहीं करोगे ना, देन नाउ इट्स हाई टाइम फॉर मी टू टेल यू दैट यू शुड नॉट डू दैट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द कॉन्सेप्ट्स 110%। ठीक, मैंने 100% होता है 110% बढ़ा दिया, इसका मतलब कुछ तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और आप मान लीजिए वो एक्सपीरियंस, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम क्या क्या ऑर्गेनेलीज को इंक्लूड कर चुके थे अपनी, वो हमारी ऑर्गेनेलीज थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, इसके बाद आए थे हमारे लाइसोसोम। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कंसिडर किया था इन सब के लिए वो मैं वहीं पे बता चुकी हूँ, वो मैं रिपीट नहीं करूँगी, सिर्फ ऑर्गेनेलीज रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद हमने जो इंक्लूड किया था वो है वैक्यूल। तो इसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंटिन्यू करते हुए हम सबसे पहली ऑर्गेनेली जो है हमारी सेल्यूलर ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, now this is the topic of our lecture for this class। ठीक, चलो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर लिख दिया। देखो मैंने आपसे बात करते करते मेरे को यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखना चाहिए था, है ना। हाँ चलो, अब देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने अपने न्यूक्लियस के डायग्राम तो देखा था, वहीं से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि एक एक करके हम उन्हीं सबसे रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था हमारा वो है न्यूक्लियर एनवेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके कॉन्टिन्यूएशन में जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, दैट इज दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब इसके बारे में डिटेलिंग्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, किसके फॉर्म में, एनक्लोज्ड ट्यूब्यूल्स के। देखो कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी आएंगी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, तो मैं आपको वहीं पे बता दूंगी। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में अरेंज रहती है। ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में अरेंज रहती है ये मत लिखो, ट्यूबुलर फॉर्म में है ये लिख लो, क्योंकि अभी हम जब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे दो और आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं कंफ्यूजन की कोई चांसेस ही नहीं रखती हूँ। ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, स्पेशली इट इज फाउंड विद इन द यूकैरियोट्स। ठीक, यूकैरियोट्स के अंदर इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए यूकैरियोट्स में तो खास तौर से मिलती ही मिलती है। ठीक, अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स की। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में, और उन 3 स्ट्रक्चर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और हैं हमारी वेसाइकल्स। इन 3 स्ट्रक्चर्स से मिलके हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बना हुआ होता है। एक्चुअली में इन्हीं 3 स्ट्रक्चर्स से मिलके हमारा ये गोल्गी बॉडी भी बना हुआ होता है, जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी मैं कि कैसे होता है वो। चलो देखो एक बार सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स को अगर मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में समझाऊं कि क्या होते हैं, तो कुछ सिस्टर्नी जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर से तो अब आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने न्यूक्लियस वाले डायग्राम में भी इसको बनाया था, है ना। सब पे ही बना देती हूँ चलो, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। एक रहने देती हूँ क्योंकि 2 टाइप्स आएंगे इसके, उसके बेसिस पर क्लासीफाई करने के लिए। तो सिस्टर्नी कैसे है, फ्लैटेंड अनब्रांच्ड है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज दी सिस्टर्नी आर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ट्यूब्यूल्स भी ऐसे ही होंगे, हमें पता है। ट्यूब्यूल्स की जो फॉर्म, अगर लेमैन टर्म्स के में बात करें तो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसकी हमारी फॉर्म क्या होती है, तो वो कुछ कुछ सिस्टर्नी की तरह ही दिखते हैं। तो क्या डिफरेंस है मेन, ये जो सिस्टर्नी है ये अनब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, फ्लैटेंड सैक लाइक है, फ्लैटेंड पता है, और सैक लाइक मतलब इसके अंदर कुछ तो हमारा मटेरियल जो है वो भरा हुआ है, तो इसीलिए हमने इसको बोला है सिस्टर्नी।
अब ये सिस्टर्नी जो आपस में इंटरकनेक्शंस शो करते हैं दैट इज थ्रू द मीन्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वो हैं ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स, और इन ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना पड़े तो आप कुछ ऐसा बनाओगे। देखो सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। ये हैं हमारे ट्यूब्यूल्स और ये हमारी सिस्टर्नी और वेसाइकल्स को इंटरकनेक्ट करने का काम करते हैं। ये जो सिस्टर्नी हैं वहाँ पर तो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। RER और SER के बीच में डिफरेंस आपने आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो RER है वो बेसिकली सिस्टर्नी से बना हुआ है, और जो हमारा SER है वो ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। तो वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है दैट इज द राइबोसोम्स एंड द ट्यूब्यूल विच कंटेन दीज ribosomes is RER and which does not contain it. Suppose this is the one, that is the SER. That is the basic difference between the RER and SER. RER, in that R stands for rough and in SER S stands for smooth. This rough and smooth appearance is due to the presence of these granular structures which are known as ribosomes. ठीक, राइबोसोम्स अपने आप में एक ऑर्गेनेली है, वो हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं राइबोसोम्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी डिटेल्स में, ठीक है, वहीं पर डिस्कस करेंगे क्योंकि डिटेलिंग है उसकी। चलो उसके बाद आती हैं हमारी वेसाइकल्स। तो वेसाइकल्स तो हमको पता ही है कि कैसी होती हैं, ऐसे गोल गोल पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, और इन्हीं के अंदर जो है हमारा ट्रांसपोर्टरी मटेरियल प्रेजेंट होता है जो आगे जाके हमारी किसको तरफ लेके जाएगा, इस गोल्गी की तरफ। इन्हीं वेसाइकल्स में हमारा जो मटेरियल बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो पैक होगा और फिर वो जाएगा गोल्गी की तरफ फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। वो कैसे प्रोसेस होगा वो तो आप गोल्गी में देखोगे, लेकिन अभी हमें क्या देखना है, कैसे न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरकनेक्टेड है या फिर उसका फंक्शन कैसे रेगुलेटेड है। ठीक, अब RER और SER में जब हमने डिफरेंस पढ़ ही लिया है तो पहले उसी के बेसिस पर देखेंगे। आई होप कि ये आपको क्लियर है कि क्या है। चलो देखो अब RER और SER में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करने वाले हैं। वैसे तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, अब मैं उसके फंक्शंस के बेसिस पर आपको डिफरेंस समझाऊंगी क्योंकि वही मेन है। ठीक, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने दो में कंसिडर किया है, RER और SER। दिस R stands for rough. Why it is rough? Because of the presence of ribosomes on its surface. ठीक, ER की फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, दोबारा से मैं नहीं लिख रही हूँ। अब देखो ये जो राइबोसोम्स हैं इसकी सरफेस पे प्रेजेंट, उसका मेन काम क्या होता है राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स एक्चुअली दिस RER हैज व्हाट, दिस हैज राइबोसोम्स, एंड व्हाट दिस राइबोसोम्स डू, दीज राइबोसोम्स हैव अ मेन रोल टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, दैट इज द हार्ट एंड सोल फंक्शन ऑफ दिस राइबोसोम। राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्टरीज। हमने न्यूक्लियस में भी डिस्कस किया था, न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री फॉर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इन टर्न सिंथेसाइज प्रोटीन्स और दे आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो ये राइबोसोम्स बना रहे हैं हमारे प्रोटीन्स को। अब जो राइबोसोम्स होते हैं हमारे सेल के अंदर वो भी दो तरीके के होते हैं, मतलब एसोसिएशन के बेसिस पर कि ये जो राइबोसोम्स हैं एक्चुअली में यहाँ पर बता रही हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि जहाँ पर भी जगह मिलती है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर भी बोर्ड पर जगह दिखेगी मैं वहीं पे आपको समझाने शुरू कर देती हूँ। तो ये भी एक कंपल्शन बन जाता है आपके लिए वीडियो को पूरा देखना, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो मी वट एवर आई एम राइटिंग, है ना। तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये दो तरीके के हैं। दो तरीके के से मतलब है कि एसोसिएशन के बेसिस पर कैसे, एक तो फ्रीली एसोसिएटेड है मेम्ब्रेन में, फ्रीली एसोसिएटेड नहीं हो सकता। देखो फिर से मैंने एक गलती करी है अभी बोलते बोलते फ्लो में, फ्रीली प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में, और दूसरे हैं मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड। किसकी मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड, यहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं तो उसी की मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड। तो ये जो दो राइबोसोम्स हैं, काम तो राइबोसोम का वही रहेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब
ये जो प्रोटीन बनेगा वो किस तरीके से प्रोसेस होकर जाएगा वो डिपेंड करेगा कि राइबोसोम फ्रीली प्रेजेंट है हमारे साइटोप्लाज्म में या फिर मेम्ब्रेन बाउंड है। अगर फ्रीली प्रेजेंट है राइबोसोम तो डायरेक्टली जो हमारे प्रोटीन्स बनेंगे वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। डेस्टिनेशन क्या हो सकता है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है ना, और बहुत सारी जगह हो सकती है जहां पर ये वो प्रोटीन भेजेगा, डायरेक्टली भेजेगा विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। कौन सा? जो फ्रीली प्रेजेंट है। ये हम डिटेल में और तब डिस्कस करेंगे जब हम राइबोसोम को एक सेपरेट सेलुलर ऑर्गेनेली की तरह पढ़ेंगे। अभी देखेंगे मेम्ब्रेन एसोसिएटेड राइबोसोम। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड राइबोसोम है वो प्रोसेस करेगा प्रोटीन्स को या पैक करेगा प्रोटीन्स को और फिर उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा। वो आगे की प्रोसेसिंग कहाँ पर होने वाली है? गोल्गी बॉडी। दैट इज हाउ दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज रिलेटेड एंड दैट इज व्हाई आई हैव नॉट रब्ड दिस पर्टिकुलर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। चलो आपकी आसानी के लिए इसको मैं एक स्ट्रक्चर में बंद कर देती हूँ सो दैट यू मे नॉट फॉरगेट डाउन कि दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। हाउ? ER, which is one of the component of endomembrane system, has RER. ठीक, this RER has what? It has ribosomes and those ribosomes are membrane associated. That means the proteins that are synthesized by these membrane associated ribosomes are not directly released as it is in the case of freely present ribosomes in the cytosol or cytoplasm. What happens with this is the proteins are synthesized and then they are transported to yet another organelle that is included within the endomembrane system and that is this Golgi body. This is the main difference between the ribosomes on the basis of its association. ठीक है, अब यहाँ पर भी ये जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड राइबोसोम्स बन रहे हैं यहाँ पर भी फिर से एक और कॉन्ट्राडिक्टरी बात। देखो अभी मैंने आपको बताया कि वो गोल्गी में जाएगा लेकिन दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। मतलब ज़रूरी नहीं है, 100% श्योर ही नहीं है इस बात की कि मेम्ब्रेन एसोसिएटेड जो है वो सिर्फ गोल्गी में भेजेंगे। वो डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, डायरेक्टली भी उसके टारगेट तक भेज सकते हैं और गोल्गी बॉडी में भी भेज सकते हैं। इसके पास दोनों चॉइस है, इसके पास चॉइस नहीं है। ये वापस से अपना जो प्रोटीन सिंथेसाइज करे हैं वो गोल्गी बॉडी में पैक करके नहीं भेज सकता। वाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव द ट्यूब्यूल्स एंड द वेसिकल्स एसोसिएटेड विद दैट। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो RER है उसके या फिर जो हमारा ER है उसके साथ दो और स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, तो उसके थ्रू पैक करके ये जो अपने प्रोटीन्स हैं वो गोल्गी बॉडी तक भेजने का काम करेगा। ये तो हो गई बात हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब किसकी बात करनी है हमें? अब बात करनी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसके पास तो राइबोसोम है नहीं तो प्रोटीन की सिंथेसिस तो ये कर नहीं पाएगा, तो फिर किसकी सिंथेसिस करेगा? एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसकी सिंथेसिस में ये पार्ट लेता है, वो होता है लिपिड की सिंथेसिस। और ये लिपिड की सिंथेसिस जैसे राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस को साइटोप्लाज्म में भी कर पा रहे थे, ये लिपिड की सिंथेसिस उस साइटोप्लाज्म में पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? सोचो जरा रीजन, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस लिपिड की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में नहीं हो सकती? देखो आंसर शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मतलब अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो पता है आपको आंसर। जब मैं अभी लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा हाँ ये तो हमें पता है। लिपिड्स कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल्स। सोचो। हाँ आई नो बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे होंगे और अगर आपने सोचा है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपने यही सोचा था। वॉज इट राइट और नॉट? लिपिड्स आर दी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स और हमारा साइटोप्लाज्म कैसा है? इट इज़ दी वाटरी सब्सटेंस, है ना। मेजर प्रोपोर्शन उसका वाटर ही कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक में हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस की सीक्रेशन कैसे हो पाएगी? दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग सीक्रेटेड इनटू दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER का मेन फंक्शन क्या होता है? लिपिड्स की सिंथेसिस को करना, ठीक है, क्योंकि ये हमारे साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली नहीं बन सकते। ये लिपिड्स बहुत सारी जगह पर यूज होते हैं। इनफैक्ट सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उसका भी हम स्ट्रक्चर पढ़ के आ चुके हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड तो होता ही है, तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हमारे ये
स्मूथ ईआर मदद करते हैं सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इसके लिए भी लिपिड की ही सिंथेसिस चाहिए, तो उसमें भी हमारा SER एक मेजर रोल प्ले करेगा। उसके अलावा ये जो SER की बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती है ना, वो स्पेशली होती है हमारे लीवर के सेल्स में, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि लीवर के सेल्स का मेन काम क्या होता है? फिर से याद करो अपने पुराने लेक्चर, पुरानी क्लासेस पर जाओ और सोचो आपने लीवर सेल का मेन फंक्शन क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था लीवर सेल्स का मेन फंक्शन होता है क्या? मेन फंक्शन तो नहीं बोल सकते, बट हाँ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। और ये डिटॉक्सिफिकेशन किसका? लिपिड्स और फैट्स का ही, ठीक है। इसीलिए जब आपका लीवर खराब होता है तो आपको फैटी या ऑयली चीज़ें मना की जाती हैं। क्यों होता है? क्योंकि लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा। तो वो जो इमल्सिफिकेशन है फैट्स का, वो कैसे हो पाएगा, है ना। अब देखो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद आ गया होगा पूरा का पूरा। अगर कोई भी डाउट है तो उसकी भी वीडियोस 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाता है चैनल के ऊपर। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप उसको वहाँ से भी क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए लीवर के सेल्स में इन SER की अबंडेंस होती है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन एंड दैट इज ऑफ द फैट्स एंड लिपिड्स, एंड इट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दैट इज हाउ दिस ER helps in the synthesis of proteins and lipids through RER and SER respectively. This is all about the function of this endoplasmic reticulum that is included within this endomembrane system. अब इस endoplasmic reticulum से गोल्गी बॉडी कैसे इंटररिलेटेड है वो भी मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे दिया। पूरा लेक्चर जो है इसका वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम गोल्गी बॉडी पर ही डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू हैव ऑप्शंस टू गेट योर डाउट्स क्लियर एंड आई विल क्लियर दैट पर्टिकुलर डाउट देन एंड देयर इटसेल्फ फॉर श्योर। यू डोंट हैव टू कैरी फॉरवर्ड योर डाउट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Okay, so all the very best while you have enjoyed the lecture. I hope you have enjoyed it, ठीक है। क्योंकि कोई कमेंट नहीं आता है मेरे पास, इसीलिए मुझे पता चल जाता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर होता तो शायद आप लोग कमेंट्स में शेयर करके मुझसे पूछते, ठीक है। आई होप ऑल इज गोइंग गुड। इफ एट ऑल यू वांट सम चेंजेस और सजेशंस फॉर द लेक्चर्स, डू सजेस्ट मी, आई विल incorporate if possible during the lecture. So we will meet in our next lecture with this Golgi body, yet another interesting organelle of especially this endomembrane system. Till then, take care, have a good day all of you, bye bye, thank you.